हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। तो दोस्तों, हम लोग जो फिजिक्स स्टार्ट किए थे क्लास 10 का, उसमें हम लोगों ने एक लेक्चर देख चुका था, है ना। तो उस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रकाश के बारे में और भी उन टॉपिक्स को देखे थे जो हमारे एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी आप लोग उन सब टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अभी भी जो मैं पढ़ाऊंगा, ये जो बच्चे मतलब साइंस में रुचि रखते होंगे बचपना से, वो क्लास 7-8 में भी इन टॉपिक्स को पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो थोड़ी गहराई में जाके पढ़ेंगे, और अब जो पढ़ेंगे वो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आप लोग जो पहले पढ़े वो स्कूल के लिए ठीक था। ठीक है, आप कितना याद करके लिखे थे या क्या किए थे वो मैटर नहीं कर रहा था, लेकिन अभी जो आप पढ़ोगे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए रहेंगे, है ना। और यही चीज अगर कोई बच्चा बोर्ड एग्जाम्स के बाद कोई रेलवे का ग्रुप डी का प्रिपरेशन करना चाहता है, ठीक है, बिहार पुलिस का प्रिपरेशन करना चाहता है, ठीक है, डिफेंस में जाना चाहता है, तो उन लोगों के जो जीएस से सवाल आते हैं वो कहाँ से आते हैं भाई, वो तो 9-10 से ही आते हैं ना, है ना। तो अभी जो आप लोग पढ़ोगे उसे अच्छे से नोट्स किया करो। ठीक है, ये आपके आने वाले समय में बहुत 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 ज्यादा काम आने वाला है। और आप लोग देखे होंगे कि अगर आप लोग अपने आसपास के जो सीनियर भाई होंगे उससे पूछोगे कि भैया आप लोग जो जीएस पढ़ते उसमें क्या पढ़ाता है, तो जो बंदे मतलब कि बचपना से मेहनत करके अच्छे से पढ़ रहे थे, जिनकी मेमोरी में मतलब हर चीज अच्छा से फिट हो जाता था, वो अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाते। ठीक है, उन्हें जो थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है वो टाइम टेकअप करने के लिए, ठीक है, टाइम को कम करने के लिए। तो क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आप एक मैथ्स को या फिर एक साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लंबा टाइम तो नहीं लोगे, जस्ट सेकंड्स में आपको सॉल्व करना होता है। तो उसको कम करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन बहुत से बंदे जो मतलब हंसी मजाक में बोर्ड में पढ़ा है, तो वो क्या करता है, जाकर के जीएस का अलग से क्लास करता है, बेसिक बेसिक चीजें बताती है, वही यही सारी चीजें, ठीक है, जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग फिजूल की बातें नहीं करेंगे और बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ और देखेंगे कि आज हम लोग टॉपिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला चैप्टर था, है ना, क्या था, प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर नंबर 1 था प्रकाश का परावर्तन, और उसमें आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, आई थिंक ये 9वां टॉपिक होगा बाबू। इस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है, प्रकाश का परावर्तन। ये होता क्या है, ध्यान से देखो। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसकी थ्योरीज जो है वो मैं बोल देता हूं, लिखाऊंगा नहीं अभी, ठीक है, फिलहाल। क्यों, क्योंकि ये थ्योरीज मैं आपको अगर लिखाने लगा तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरीज मैं लिखाऊंगा नहीं, बल्कि इसके जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग ले लेना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखो, परावर्तन, यहां पे प्रकाश है और परावर्तन है। परावर्तन का मतलब क्या होता है, ध्यान दो। परावर्तन का मतलब होता है किसी चीज से, ठीक है, किसी चीज से टकरा करके या फिर किसी जगह से कोई चीज का वापस आना परावर्तन कहलाता है। यहां पे प्रकाश का परावर्तन बात हो रहा है, तो प्रकाश के लौटने की क्रिया ही परिवर्तन कहलाती है। क्या है, कोई चीज जैसे कि कुछ स्टेट जा रहा है, ठीक है, जैसे मैं स्टेट जा रहा हूं, ठीक है, और मैं फिर रिटर्न आ गया, तो मैं क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। ठीक है, मैं क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से परिवर्तन होता क्या, तो परिवर्तन का मतलब सीधा सीधा समझोगे कि वापस आना। परिवर्तन का मतलब समझ लेना, वापस आना। ठीक है, अब देखिए प्रकाश का परिवर्तन है, तो प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन होता है, बोलता है कि जब कोई प्रकाश यानी कि जब कोई लाइट किसी चमकीले सतह जैसे कि दर्पण आप लोग ले लोगे, ठीक है, जैसे कि किसी चमकीले सतह यानी कि मान लो दर्पण है, ठीक है, दर्पण यानी कि मिरर से, ठीक है, ये एक मिरर मान लेते हैं, ठीक है, मिरर से टकरा करके उसी दिशा में वापस चली जाती है, तो उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश, ये एक प्रकाश की लाइट है,
ठीक है, ये एक प्रकाश की किरण है, ठीक है। ये यहाँ पे जो मिरर है, दर्पण है, उस पे आके टकराए, ठीक है। अब ये टकराने के बाद क्या होता है कि ये इसी डायरेक्शन में, ठीक है, क्या होगा, सेम डायरेक्शन में रिटर्न हो जाती है। क्या होती है, सेम डायरेक्शन में रिटर्न हो जाती है। इधर से हम लोगों ने लाइट को मारा, ये यहां पर आकर के दर्पण के पास टकराती है और फिर सेम डायरेक्शन में रिटर्न चली जाती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब ये जिस बिंदु पे टकरा रही है, इस बिंदु पे टकरा रही है, तो इसके कुछ नामकरण होते हैं। क्या होते हैं, नामकरण होते हैं। क्या क्या नाम है देखते हैं, ठीक है। ये मान के चलो, अगर ये एक एम एन दर्पण है, एम एन क्या है, दर्पण है। ये जिस पॉइंट पे टकराई है ओ, ठीक है, ये जिस पॉइंट पे टकराई है उसको हम ओ मान लेते हैं, ठीक है। और इस जिस पॉइंट पे टकराई ना, उस पे एक ठो लंब खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है, लंब खींचा जाता है, यानी कि नॉर्मल देते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी इससे मतलब कुछ पॉइंट आएंगे तो मैं इसे थोड़ा सा दर्शा दे, ठीक है। चलो सपोज इसे हम ए मान लेते हैं, इसे हम बी मान लेते हैं, ठीक है, और इसे मान लो सी मान लो, ठीक है, इसको हम लोग सी मान लेते हैं, ठीक है। जब कोई प्रकाश, ठीक है, किसी दर्पण से आकर टकराती है और उसी दिशा में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब देखिए, ये जो लाइन आई है इसके कुछ नाम होते हैं, ये जो लाइन गई है इसके कुछ नाम होते हैं, ठीक है। तो इन सभी के, इन घटना के अंतर्गत जो चीज भी होता है, जो जो चीज भाग लिया है, उन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं, एकदम होनी चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये प्रकाश का परिवर्तन का जो घटना है, इसको भाई खोजा, सबसे पहले इसको खोजा। तो बाबू, प्रकाश के परिवर्तन की जो घटना होती है, इस घटना के बारे में जो जानकारी दिया गया वो हमारे दिए थे न्यूटन चाचा। कौन दिए थे, न्यूटन चाचा। आइजैक न्यूटन इस घटना के खोज किए थे, ठीक है। अब देखिए, मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये आपके एनसीईआरटीज में है, ठीक है। जब प्रकाश के परिवर्तन के आप लोग जब स्टोरीज पढ़ोगे ना यार, बड़ा मजा आने वाला है। अभी क्लास 10 में मैं बता रहा हूं ना, बहुत कम नॉलेज आप लोग को मिलेगा इसमें, ठीक है, ओके। तो ध्यान दोगे कि जब कोई प्रकाश ये किसी बिंदु पे आकर टकराती है और सेम डायरेक्शन में वापस चली जाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब देखो, ये जो बिंदु है ना बाबू, इसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, बोलो, आपतन बिंदु, ठीक है। अब देखो, ये लंब से और इस लाइन से एक एंगल बनता है, ठीक है। ये लंब से और इस लाइन से एक एंगल बनता है। सेम वही इस लंब से और इस लाइन से एक एंगल बनता है। इस एंगल को बोलते हैं आई और इस एंगल को बोलते हैं आर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रकाश का परिवर्तन आप लोग समझ गए, ठीक है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, तो इस लाइन को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, है ना। जब कोई प्रकाश के किरण को किसी चमकीले सतह पे मारा जाता है, तब वो प्रकाश उस चमकीला सतह के किसी बिंदु पे आकर के टकराती है और उसी दिशा में जब वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको एकदम जबान पे रख लेंगे, क्योंकि बाबू ये डेफिनेशंस बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ध्यान रखोगे। एक चीज बताएं, चमकीला सतह का मतलब क्या है, शीशा से बिल्कुल नहीं, कांच जो होता है उससे कभी नहीं, ठीक है। जो दर्पण होती है, आईना होती है, मिरर होता है, उसमें होगा ये चीज, ठीक है। अगर आप लोग को मैं कल बताया था ना कि
तीन तरह की वस्तुएं होती है प्रकाश के गमन के आधार पर, ठीक है। एक पारदर्शी, अपारदर्शी और एक अर्धपारदर्शी। तो बाबू प्रकाश का परिवर्तन हमेशा और हमेशा होता है बाबू अपारदर्शी वस्तु में। किसमें होता है? अपारदर्शी वस्तु में, ठीक है। अपारदर्शी वस्तु किसको बोलता है पता आप लोग को? जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है, ठीक है। जब आप लोग मिरर लेते हो, मिरर, ठीक है, मिरर लेते हो तो क्या मिरर में जब आप लोग लाइट मारते हो, ठीक है, तो लाइट इस उस साइड पार होता है नहीं ना, वो जाके ऐसे टकराएगा करके वापस चलाता है ना। आप लोग लेजर लाइट वगैरह यूज करते हो, आप लोग करके देखो, ठीक है। ये हो गया। अब देखो एक आता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम। क्या आता है? प्रकाश के परिवर्तन के नियम। ध्यान दो, प्रकाश के परिवर्तन के नियम, टॉपिक नंबर 10, ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम, ध्यान दो। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के क्या होते हैं? दो नियम होते हैं, और इन दो ही नियम का जो खोज किया था वो क्या है? हमारे न्यूटन चाचा, ठीक है। पहला नियम क्या होता है? ध्यान दो, पहला नियम होता है आपतन कोण, ठीक है, और परिवर्तन कोण। अब भाई आपतन कोण, देखो आपतन कोण बोलते किसको है? यहां देखो, आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, ये आई, उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। परिवर्तन कोण किसको बोलते हैं? तो परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को बोलते हैं परिवर्तन कोण, ठीक है। समझ में आया? ध्यान दो, पहला नियम क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण एंगल आई जो होता है वो हमेशा होता है बराबर परावर्तन कोण के, ठीक है। एंगल आई, एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। ये होता है पहला नियम हमारे न्यूटन चाचा बोले। क्या बोले हैं? कि जब एक जब भी हम लोग प्रकाश का परिवर्तन देखते हैं एक चिकनी सतह पे, ध्यान देंगे, चिकनी सतह पे देखते हैं, तो वो आपतन कोण परिवर्तन कोण की क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। अगर हम लोग किसी चिकनी सतह पे 30 डिग्री एंगल बना करके हम लोग लाइट को देते हैं, और 30 डिग्री एंगल बना करके किसी बिंदु पे टकरा रहा है, तो ये उसी दिशा में जब रिटर्न होगा तो 30 डिग्री एंगल बना करके रिटर्न होगा, ठीक है। अगर हम लोग 60 डिग्री देंगे तो 60 डिग्री पे, अगर हम लोग 90 डिग्री खड़ा देंगे तो क्या होगा? वो 90 डिग्री खड़े पे खड़े चले जाएगा। समझ में आ बात है? समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, दूसरा क्या है? दूसरा नियम है बाबू आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाले गए अभिलंब तीनों एक ही सतह पे होते। क्या होता है? सुनिए, आपतित किरण, आपतित किरण कौन है? एओ, ठीक है। आपतित किरण कौन है? एओ, ठीक है। फिर है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कौन है? ओ भी, ठीक है। तथा आपतन बिंदु ओ पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब कौन है बाबू? तो ओसी, एक ही सतह पर होते हैं। समझ आया बात? क्या है? पहला नियम क्या है? आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है। दूसरा नियम है आपतित किरण, आपतित किरण और परिवर्तित किरण, ठीक है। और इन दोनों के बीच डाला गया अभिलंब जो है वो दोनों पे, ये तीनों चीज जो होता है एक ही सतह पे होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपतित किरण यहाँ पे है इस सतह पे तो परिवर्तित किरण किसी दूसरे सतह पे, मतलब कि इस साइड में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है।
फिर उसके बाद अभिलंब जो है हम लोग इन दोनों के बीच में न डाल करके कहीं और पे खड़ा करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्या होता है? पहला नियम क्या है? आपतन कोण और परिवर्तन कोण दोनों बराबर होता है। दूसरा नियम है आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही सतह पर होते हैं। समझ में आ बात? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये सवाल जो नियम है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है। बोला जाता है, सीधा बोल देता है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखो। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है उस नियम को लिखो, ठीक है, समझाओ, ठीक है। तो आप लोगों को जब पूछेगा तो आप लोग क्या करोगे? सीधा बोलोगे प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है, ठीक है, 2 नियम है। इस फिगर को एकदम इज्जत के साथ बना लियो, ठीक है, कोई बड़ा चीज तो है नहीं यार, 2 लाइन ही खींचना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो छोटा छोटा लाइन है इसको लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पहला नियम आपतन कोण, एंगल आई परिवर्तन कोण, एंगल आर जो है वो दोनों इक्वल होते हैं। आपतित किरण ए ओ परिवर्तित किरण ओ बी तथा आपतन बिंदु ओ पर डाला गया अभिलंब ओ सी एक ही सतह पर होता है। आप लोग ए ओ ठीक है, ओ बी ये लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इन चीजों को सिंबल्स को यूज करोगे ना तो एग्जामिनर जो रहेगा ना आपसे अट्रैक्ट होगा, अच्छा भाई ये तो मुझे समझाना चाह रहा है, ठीक है। इससे बड़ा इजीली वो समझ पाएगा, ठीक है, कि कौन क्या है, ठीक है। समझ में आ रहा बात है? चलिए आइए हम लोग अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। फिर मैं इसे इरेज कर, तो आइए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक क्या है? देखिए, हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश के परिवर्तन के डेफिनेशंस को देखा, कैसे होती है वो देखे, और इसके नियम को देखे, ठीक है। लेकिन बाबू मैं आपको बताऊं कि प्रकाश के परिवर्तन जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है नियमित परिवर्तन और दूसरा होता है अनियमित परिवर्तन, ठीक है। प्रकाश का परिवर्तन के प्रकार क्या है? परिवर्तन के प्रकार यानी कि टाइप्स, ठीक है। ये क्या क्या होते हैं ध्यान दें। पहला होता है नियमित परिवर्तन और दूसरा होता है अनियमित परिवर्तन। क्या होता है? दूसरा होता है अनियमित परिवर्तन। बात यह है कि नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन क्या चीज है सर, समझाइए। तो बाबू नियमित परिवर्तन हम लोग किसको बोलते हैं? तो बाबू ऐसा परिवर्तन, ठीक है, प्रकाश का वैसा परिवर्तन जो किसी चिकनी सतह से या फिर, ठीक है, एक दर्पण से होके जाता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं नियमित परिवर्तन। जैसे कि आप लोगों ने पिछले डेफिनेशन में देखा कि एक छोटा सा ऐसा मिरर है, ठीक है, क्या है? ये छोटा सा मिरर है, ये एक मिरर है, दर्पण है, ठीक है। इस दर्पण पे हम लोग क्या करते हैं? एक प्लेन मिरर है, इस पे ऐसा एकदम लाइट मारे इज्जत से, और ये इज्जत से ऐसा चला गया, ठीक है, ऐसा मारे ये ऐसा चला गया, ठीक है। तो ये थी नियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन क्या होता है? चिकनी सतह पे होगा, देखो तुम चिकनी सतह, ठीक है। और अनियमित परिवर्तन क्या होता है? नियमित परिवर्तन में बाबू जब भी एंगल बनेगा ना परिवर्तित किरण, आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच, तो वो हमेशा इक्वल होंगे। क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। चाहे आप यहां से मार दो, ठीक है, या फिर आप चाहे यहां पे ऐसा मारो, ठीक है, जहां जहां पे ये आएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? एक सेम एंगल बना करके, जैसे कि आपतित किरण को हम लोग 30 डिग्री के एंगल से मारे ना, तो परिवर्तित किरण 30 डिग्री के एंगल से ही बनेगी, ठीक है। लेकिन अनियमित परिवर्तन कैसी होती है? तो अनियमित परिवर्तन बाबू ऐसे दर्पण में या फिर ऐसे सतह पे होता है जो थोड़ा खुरदरा हो। क्या हो? खुरदरा हो, ऊंचा नीचे हो, ठीक है, खुरचा हुआ हो। तो उन केसेस में क्या होता है कि अनियमित परिवर्तन होता है। अनियमित परिवर्तन में क्या क्या घटनाएं हो सकती है, आइए हम लोग देखते हैं। सपोज मान लो कि एक एकदम आड़ा टेढ़ा, ठीक है, एक सरफेस है, ठीक है, एक आड़ा टेढ़ा सरफेस है। अब क्या होगा कि केस 1 में हम लोग बाबू क्या करेंगे? एक
लाइट है उस लाइट्स को हम लोग यहाँ पे मारे, ठीक है। अब जैसे इस लाइट्स को यहाँ पे मारे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा नीचा सरफेस है, तो यह क्या करेगा कि अपना एंगल को चेंज कर लेगा, ठीक है। ये अपना एंगल को चेंज कर लेगा, ठीक है। थोड़ा चेंज लेगा क्या, नहीं, चलो ठीक है, ऐसा चला जाएगा, ठीक है। ये क्या किया, ऐसा एंगल चेंज कर दिया, ठीक है। केस 1 में मान के चलो, ठीक है, ऐसा मान, ठीक है। लेकिन सपोज मान के चलो कि किसी को हम लोग ऐसे खड़ा मारे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ऐसा भाग जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, अनियमित परिवर्तन, कि जब किसी प्रकाश को, ठीक है, खुरदुरे सतह पर, ठीक है, खुरदुरे सतह पे, यानी कि कैसा सतह मान के चलो, मतलब खुरचा हुआ सतह हो, ऊंचा नीचा सतह हो, उन जगहों पे जब हम लोग लाइट यूज करते हैं तो वहां पे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो घटना घटती है प्रकाश के परिवर्तन के, वो क्या होता है, एक मतलब नियम को फॉलो नहीं करता है। न्यूटन चचा वाला नियम को फॉलो नहीं करता है, और वो क्या करता है, अपना मनमर्जी करने लगता है, ठीक है। मनमर्जी करेगा भी क्यों नहीं है, क्योंकि उस न्यूटन का चचा बोले कि एकदम सतह सपाट होना चाहिए, यहाँ पे सपाट सतह है ही नहीं है, ठीक है, एकदम आड़ा टेढ़ा है, तो क्या होगा, न्यूटन का चचा कोई मानेगा, नहीं मानेगा, बोलेगा चचा ओरा मखमली रजाए देला तो आराम से ना रही है, हमरा सुते भुइया में, मतलब जमीन पे, तो हम क्या कर रहा, तोहरा के नहीं माना, ठीक है। तो वही भी कर रहा है, ठीक है, कि क्या करता है कि जब किसी लाइट को एक समतल सतह पे मारते हैं तो वो प्रकाश के परिवर्तन के नियम को फॉलो करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग उसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। जब किसी प्रकाश को खुरदरी सतह पे ऊंचे नीचे वाली जगहों पे मारते हैं तो क्या करता है, वो प्रकाश के परिवर्तन के नियम को फॉलो नहीं करता है, तो इसे हम लोग अनियमित परिवर्तन कहते हैं। सिंपल, खत्म बाबू, बाय बाय, ठीक है। आइए, समझ में आ गया प्रकाश के परिवर्तन, ठीक है, क्या होते हैं परिवर्तन, है ना। आइए, आप लोग आज 3 टॉपिक पढ़ेंगे एडमिशन से, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, जानता है क्या, अभी हम लोग पढ़ेंगे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है मैं बताता हूं। पहले आप लोग इसे अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है, डेफिनेशंस मैं जो बोला हूं, और मैं इसे इरेज करता हूं, फिर अगला टॉपिक लिखता हूं, ठीक है। चलिए, आइए हम लोग देखते हैं अपने इस नए टॉपिक को। हमारा ये नया टॉपिक क्या है, नया टॉपिक है बाबू दर्पण। क्या है, दर्पण, यानी कि मिरर। दर्पण का डेफिनेशन क्या होता है, कौन कौन बताएगा, बताओ। दर्पण का डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन एमसीक्यूज में आने के चांसेस होते हैं। 2 मार्क्स में नहीं आएंगे, ठीक है। जो 2 मार्क्स में आएगा मैं वो बता रहा हूँ, जो एमसीक्यू में आएगा वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो बाबू थोड़ा ध्यान से इन चीजों को गौर करेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, दर्पण क्या होता है। आप लोग आईना देखे हो ना, मिरर, मिरर घर में होगा, ठीक है, जिसके अरे सबके घर में आईना तो होता ही है, ठीक है। आप लोग देखोगे जब आईना आपके यहाँ टूटेगा ना, खराब होगा, तो देखना कि आईना का जो दर्पण होता है उसका एक साइड में ना कलर किया हुआ रहता है, ठीक है, ब्लू कलर का या फिर और किसी तरह का कलर किया हुआ रहता है, ठीक है। बनाता कैसे, देखो, बोलता है दर्पण एक चमकीला, ठीक है, सतह होता है जिसके एक साइड में, ठीक है, एक साइड में क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, ठीक है। उसमें ना हल्का सा पतला सा, ठीक है, चांदी कलर किया रहेगा, ठीक है, फिर उसके ऊपर और कोई कलर किया जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग एक नॉर्मल शीशा लेंगे, ठीक है, जो, ठीक है, टॉर्च वॉच में और जो लगा रहता है, उसके एक साइड को आप लोग क्या करेगा, हल्का सा पॉलिश कर देगा, उस पर हल्का पेंट कर देगा, तो वो क्या बन जाएगा, दर्पण, ठीक है। दर्पण कुछ नहीं होता है, एक शीशा होता है जिसका एक साइड को क्या कर दिया जाता है, पूरी अच्छी तरह से पॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो हो जाता है दर्पण, ठीक है। दर्पण का काम क्या होता है बाबू, तो दर्पण ना उसके सामने आने वाले जो भी वस्तु होते हैं, हम हो, गाड़ी हो, कुछ भी आएगा, तो उसका क्या करता है, एक छवि, एक प्रतिबिंब बनाता है, एक इमेज बनाता है ना। दर्पण का काम क्या है, दर्पण के सामने आने वाले वस्तुओं का प्रतिबिंब बना, ठीक है। अब मुझे चूल झाड़ना है, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे मस्त दर्पण के सामने, अल्ले कंघी से चूल झाड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर निकल लेंगे, है ना। आप लोग भी वही करते हो, दर्पण के सामने क्यों जाते हो, अपने छवि को देखने के लिए, अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया बात, दर्पण क्या होता है। मैं बता देता हूं, थोड़ा सा इमेज समझाता हूं। दर्पण क्या होता है,
तो भैया दर्पण होता है, ये मान के चलो एक सतह है, ऐसा नहीं बनाओ, खड़ा बनाओ, ठीक है। और इसके पीछे एकदम हल्का हल्का सा मान के चलो पॉलिश किया हुआ, क्या किया हुआ, पॉलिश कर दिया गया इसके पीछे। एक साइड को क्या किया हम लोग, पॉलिश कर दी, एक साइड को पॉलिश कर दी, ठीक है। तो जब हम एक साइड को पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, तो इस साइड वाला क्या कहलाता है, दर्पण, ठीक है। आप लोग अपने बुक्स में देखोगे, इसको बोलता है रजदित या फिर रंगा हुआ सतह, ठीक है। और इस साइड को बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है, चमकीला सतह। ये जो चमकीला सतह होता है ना, इसी में हम लोग चेहरा देखते हैं ना, कि रंगीन वाला तरफ से देखेंगे, नहीं ना। जो चमकीला सतह होता है उधर ही हम लोग क्या करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं और उधर ही हम लोगों का इमेज वगैरह बनता है। अब देखो दर्पण के प्रकार होते हैं, क्या होता है, दर्पण के प्रकार होते हैं। बेसिकली मैं जब क्लास 10 में था तो मेरे बस्ती में एक भाई रहता था, तो वो ना बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ते थे, ठीक है। वो NIT के स्टूडेंट थे, बीटेक कर रहे थे। तो वो आकर के हम लोगों से ऐसे बड़े ही मतलब छोटे छोटे से हाथ पूछता था, हम लोग को फंसा के चला जाता, ठीक है। आके हमसे डायरेक्ट पूछा, बताओ बाबू दर्पण कितने प्रकार के। बोले दर्पण तो 2 प्रकार के। बोले कौन कौन। बोले उत्तल, अवतल और गोलीय और समतल। इसमें बड़ा कंफ्यूज हो रहा है, अरे भाई क्या है, ठीक है। क्योंकि ना मुझे उस वक्त इतनी जानकारी नहीं हुई थी, ठीक है, दर्पण के बारे में। दर्पण का जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे उन डॉट को क्लियर करें। दर्पण के प्रकार होते हैं, दर्पण के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। 13वां टॉपिक है प्रकार, यानी कि टाइप। किसका भैया, तो दर्पण के। तो दर्पण के बाबू बेसिकली 2 टाइप होता है। कितना टाइप होता है, 2 टाइप होता है, ठीक है। पहला होता है समतल दर्पण। क्या होता है, समतल दर्पण। और दूसरा होता है गोलीय। दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण, ठीक है। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण के भी 2 टाइप्स होते हैं। गोलीय दर्पण के भी 2 टाइप्स होते हैं। वो गोलीय दर्पण के 2 टाइप क्या होते हैं, देखिए समझिए। एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। एक क्या होता है, अवतल। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। समझ में आया बात। तो दर्पण बेसिकली 2 तरह के होते हैं, समतल और गोलीय, ठीक है। और गोलीय दर्पण भी 2 तरह के होते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण। समझ में आ रहा है बाबू बात आप लोगों को, समझ में आ रहा है। समतल दर्पण किसको बोलते हैं, तो समतल दर्पण जो होगा बाबू, उसको जब आप लोग छू के देखोगे ना तो एकदम प्लेन सपाट रहेगा, ठीक है, एकदम प्लेन और सपाट रहेगा। आपके घर में जो ना बेसिकली जो यूज होता है वो समतल दर्पण ही होता है, ठीक है। समतल दर्पण को समतल दर्पण क्यों कहते हैं, आइए, समतल दर्पण को समतल दर्पण क्यों कहते हैं, तो उसके पीछे रीजन होता है कि ना बाबू वो एक समतल प्लेट से निकाला जाता है, ठीक है। और गोलीय दर्पण जो होता है वो एक सर्कुलर, ठीक है, वो एक गोला से बनाया जाता है, ठीक है। गोला मतलब एक, जैसे कि यहाँ पे क्या बताऊं, जैसे कि एक बॉल है, ठीक है, बॉल है, तो एक बॉल जो रहता है गोला, अरे यार, ठीक है, तो इसका ही एक पार्ट होता है। क्या होता है, इसका ही एक पार्ट होता है। अगर हम लोग इसमें देखो, अगर हम लोग देखो, ये हो गया अंदर का पार्ट और ये हो गया बाहर का पार्ट। अगर हम लोग बाबू, अगर हम लोग बाहर के पार्ट को कलर कर देते हैं, ठीक है, बाहर के पार्ट को कलर करके निकालते हैं। चलो अगर इसको हम लोग 2 भाग में काट के बांट दें, ठीक है, चलो ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ऐसा कर काट दें, ठीक है, सपोज, ठीक है, देख लो, ठीक है। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा, ठीक है। तो जिस दर्पण का, वो दर्पण जो किसी
गोलीय पृष्ठ या गोलीय आकृति का भाग है उसे हम लोग गोलीय दर्पण बोलते हैं। लेकिन गोलीय दर्पण में अवतल कोण है और उत्तल कोण है, ये सवाल आ जाता है। अवतल कोण है और उत्तल कोण है, ये सवाल आता है। तो ध्यान से सुनना, अगर किसी गोलीय दर्पण के, ठीक है, गोलीय दर्पण के उठे हुए भाग को रंग दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है, और धंसा हुआ भाग जो, देखो ये जो धंसा हुआ भाग है, ठीक है, ये अगर चमकीला सतह रहता है तो ये होता है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसके अंदर के भाग को कलर कर दिया जाता है और बाहर के भाग को चमकीला छोड़ दिया जाता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण। इसका डेफिनेशन क्या होगा उत्तल और अवतल का? तो वह दर्पण जिसके, ठीक है, चमकीला सतह उठा हुआ, वह दर्पण जिसके चमकीला सतह उठा हुआ हो। देखो चमकीला सतह क्या है इसका, ऐसे उठा हुआ है ना, है? तो ये क्या होगा उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसका चमकीला सतह धंसा हुआ हो, देखो धंसा हुआ है कि नहीं, धंसा हुआ है ना, है? अंदर धंसा हुआ, उसे हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। प्रैक्टिकली आप लोग बाबू एक चम्मच लेना, ठीक है, घर में होगा ना स्पून, चम्मच, ठीक है, जिससे खीर वगैरह खाते हो, ठीक है, छोटा सा। तो उस चम्मच में देखते हो चम्मच कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है ना, चम्मच कुछ इस तरह का होता है ना, है जी, चम्मच इस तरह का होता है ना। तो इसमें ना एक भाग जो होता है वो ऐसे थोड़ा गड्ढा होता है, एक भाग उठा हुआ होता है, ठीक है। तो उस चम्मच में आप लोग अपना चेहरा देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में फर्क क्या है, ठीक है। चम्मच में क्या होता है, एक भाग इधर क्या है, धंसा हुआ है, तो इस तरफ से वो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। और जब चम्मच के इस साइड से देखोगे जिधर उठा हुआ रहता है पीछे वाला साइड, तो वो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। समझ में आ बात? उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का छोटा सा डेफिनेशन है, कोई दिक्कत? कोई। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने इस नए टॉपिक को। मैं ये टॉपिक पहले उतार दिया हूं क्योंकि इसे एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, और उतारने के पीछे मकसद ये था कि बड़ा जल्दी समझा पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि फिर फिगर बनाऊंगा, फिर समझाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसे पहले उतार दिया, ठीक है। देखिए टॉपिक है गोलीय दर्पण के भाग। जब हम लोग गोलीय दर्पण पढ़े, समतल दर्पण पढ़े थे, उसमें पढ़े थे ना, तो उसी तरह से गोलीय दर्पण जब हम लोग पढ़ रहे तो समतल दर्पण के भी कुछ भाग होते हैं, गोलीय दर्पण के भी भाग होते हैं, ठीक है। समझ में आ बात? देखिए क्या क्या है। गोलीय दर्पण क्या होता है कि एक स्फीयर होता है, एक गोला होता है, वो एक गोला का भाग होता है। क्या होता है? गोला का भाग होता है। गोलीय दर्पण में हम लोग पढ़ चुके हैं बाबू कि एक उत्तल होता है और एक अवतल होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि पीछे का भाग जो होता है, पीछे का भाग वो चमकीला होता है, सॉरी, उत्तल दर्पण में पीछे का भाग जो होता है, ठीक है, वो चमकीला होता है, और अंदर का भाग जो होता है, जैसे उत्तल दर्पण है तो इसके पीछे का भाग क्या है, पीछे का भाग क्या है, रंगा हुआ है, ठीक है, पीछे बोलेंगे इसको, अंदर बोलते हैं, ठीक है। अंदर का भाग जो है ये रंगा हुआ है, और बाहर का भाग जो है वो क्या है, चमकीला है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि उत्तल दर्पण। ये क्या है, उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण में क्या होता है, बाहर का भाग रंगा हुआ रहता है और अंदर का भाग क्या होता है, चमकीला होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? समझ में आ बात? क्लियर। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में क्या है हम लोग समझ जाएंगे। जब इसे आप लोग हाथ में लेके छुओगे ना तो आपको फील होगा, ठीक है, कि जिधर आप लोग मतलब अपना चेहरा देख रहे हो उसको छुओगे तो देखोगे कि हाँ भाई एक तरफ ना उठा हुआ है, तो उत्तल दर्पण होगा। और जब अवतल दर्पण को छुओगे तो देखोगे जिधर चेहरा नजर आ रहा है, जिधर इमेज बन रहा प्रतिबिंब, उधर छुओगे तो उधर का भाग जो रहेगा हल्का धंसा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको छू करके भी देख सकते हो, और प्रतिबिंब निर्माण से भी हम लोग इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो प्रतिबिंब निर्माण जब प्रतिबिंब पढ़ाएंगे तब हम लोग बताएंगे, ठीक है। आइए फिर उसके बाद जब ये गोलीय दर्पण के हम लोग जो भाग पढ़े तो इसमें एक होता है वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। फिर होता है ध्रुव होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, प्रधान अक्ष होता है, मुख्य फोकस होता है, फोकस दूरी होती है, ये सारी चीजें इनमें होती है। तो देखो वक्रता केंद्र क्या होता है,
तो बाबू वक्रता केंद्र होता है एक गोला का, जब हम लोग जैसे एक गोला रहता है ना, तो गोला के बीच में एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट लेते हैं, जैसे कि ये पॉइंट है, ये एक गोला का, ठीक है, ये एक गोला था, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसके एक भाग में अंदर रंग देते हैं और एक भाग में बाहर रंग देते हैं, तो इसमें हम लोग को दो दर्पण मिल जाता है, एक उत्तर मिलता है और एक अवतल मिलता है। तो इस गोला के मिड पॉइंट में जो है, इसका जो मिडिल पॉइंट है वो कहलाता है वक्रता केंद्र। वो क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। तो हम लोग बोलेंगे कि किसी दर्पण के ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं, ठीक है, वक्रता केंद्र, ठीक है। या फिर देखो इसमें एक चीज आता है, ध्रुव क्या है, ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र को हम लोग C से इंडिकेट करते हैं और ध्रुव को P से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, ध्यान दोगे। तो ध्रुव क्या है? तो ध्रुव बाबू हम लोग ध्रुव हम लोग किसको बोलेंगे? तो ध्रुव वो पॉइंट होता है जहां पे हम लोग, ठीक है, मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष यानी कि जो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं, या फिर इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष जहां से गुजरती है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। समझ में आ रहा बात है? समझ में आ रहा? चलिए, तो ये एक लाइन है, ये जो लाइन खींचा हुआ है एक्स वाला, ठीक है, एक्स डैश वाला, ये हमारा एक अक्ष है, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लिए हैं एक सेंटर पॉइंट, और ये हमारा अक्ष है। तो यहाँ पे एक डॉट है, ये हम पी इसको माने हैं, और ये हमारा क्या कहलाता है? अक्ष कहलाता है। तो मुख्य अक्ष से, ठीक है, गोलीय दर्पण के, ठीक है, बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को C से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। एक बात क्लियर, ध्रुव किसको बोलते हैं? तो जिस भी पॉइंट से हम लोग, जैसे कि मान के चलो अगर हम लोग यहां से मारते हैं, ठीक है, मान के चलो सपोज हम लोग ऐसा लाइट मारे, ठीक है, तो ये लाइट जहां से जाकर टकरा दे, जैसे यहां टकरा दी, तो ये क्या हो गया? अक्ष हो गया। क्या हो गया? अक्ष। और फिर ये टकराएगी, तो जब भी जाएगी ना, तो हमेशा और हमेशा क्या होगी? केंद्र से जाकर के टकराएगी। क्या करेगी? केंद्र से जाकर के एक लाइन टकरा देगी, ठीक है, समझा बात? अब बोले भैया आप यहीं पे क्यों? नहीं, यहां पे भी अगर हम लोग मारेंगे, ठीक है, तो ये हमेशा जाकर के पहले क्या करेगी? केंद्र से जाकर के टकराएगी, ठीक है। वो मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा छोटे छोटे बातों को हम लोग ध्यान दें, ठीक है। अब भाई यहाँ पे आर लिख रखे हैं, ये क्या है? अब देखो आर है, आर ये क्या है? तो ये है हमारा वक्रता त्रिज्या। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता क्या? त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं? तो ध्रुव और केंद्र के बीच की, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और इसको हम लोग कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं बच्चा, ठीक है, कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। ध्यान देना कि उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो होगा वो क्या होगा? अंदर की ओर होगा, और इसमें तो इसमें भी अंदर की ओर होगा, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है। अब देखो इसमें एक आता है एफ लिखा हुआ में, एफ, तो ये है फोकस। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? फोकस। ये है फोकस, ठीक है, ये फोकस बोलो, ठीक है, या फिर इसको फोकस दूरी बोलो, इसको फोकस ही बोलते हैं वैसे, ठीक है। इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। तो ध्रुव और वक्रता त्रिज्या, फोकस क्या होता है? तो पहले छोटा डिफिनेशन, वक्रता फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस। तो बाबू मुख्य फोकस जो होता है वो केंद्र का हाफ होता है, ठीक है, और इसी को हम लोग फोकस दूरी भी बोलते हैं। देखो बोला जाता है कि वक्रता, सॉरी क्या बोलते हैं इसको? वक्रता त्रिज्या, हाँ, फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी। अगर किसी आईना का, किसी मिरर का, ठीक है, वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर होगी। अगर किसी आईना का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो फोकस दूरी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो बोलेंगे भैया ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। अब उत्तल दर्पण में फोकस दूरी बाहर की ओर होती है, जबकि
अवतल दर्पण में फोकस दूरी अंदर की ओर। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, वक्रता त्रिज्या आर से, बताओ प्रधान अक्ष कौन है, तो प्रधान अक्ष को हम लोग एक्स से इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं, एक्स से इंडिकेट। ये जो एक्स है इसको बोलते हैं हम लोग प्रधान अक्ष। क्या होता है, प्रधान अक्ष यानी कि मेन एक्सिस, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से इंडिकेट कर देंगे और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। ठीक है, ये हम लोग जैसे कि एफ हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ की दूरी जो है उसको हम लोग छोटा एफ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ गया बात। गोलीय दर्पण के जो भाग थे वो थे वक्रता केंद्र, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। सबसे पहले वक्रता केंद्र क्या है, तो गोलीय दर्पण के जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, जो उसका सेंटर पॉइंट होता है उसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। और वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ध्रुव क्या होता है, तो जहां से एक्सिस क्या बोलते हैं, सॉरी, मुख्य फोकस जहां से गुजरती है, ठीक है, या फिर प्रधान अक्ष जहां से गुजरती है उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, समझ आया बात, कोई दिक्कत नहीं। अगला है कि मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट है, उसमें आप लोग को जो ज्यादा यूज होगा वो देखिए कौन का, एक तो ये वाला होगा, फिर वक्रता त्रिज्या होगा और एक तो फोकस दूरी। ये 3 चीज जो है हम लोग को बहुत अच्छे से एकदम याद। ठीक है, अब इसके बाद जो आप लोगों का क्लास होगा बाबू, इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा वो लेक्चर होगा आपके किरण आरेख के बारे में। अब किरण आरेख जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोग क्या करोगे, इमेजेस बनाना सीख जाओगे। इमेजेस बनाना सीखोगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को दर्पण के किस भाग पे रखेंगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, उसका इमेज का हाइट क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, ये सारे चीज हम लोग सीखेंगे आने वाला वीडियो। ठीक है, कोई दिक्कत। आज के हम लोग जो 2-3 टॉपिक पढ़े हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा। ठीक है, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसे डिफाइन करने में शायद थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई है, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। ठीक है, चलिए आप लोग लगे रहिए अपने पढ़ाई के साथ। ठीक है, और आज की वीडियो यहीं समाप्त करते रहो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।